बात है कि एक बड़ा ब्लॉक बाजार में गिर सकता है, कोई बड़ा सेलर है, ऐसा डीलिंग रूम में बस चल रही है। तो अगर ये यहाँ से अगर आप एक वीक का चार्ट देखें तो इसमें शॉर्टिंग हो रही है, क्योंकि ब्लॉक्स अक्सर डिस्काउंट पे आते हैं। तो जब बिग सेलर आता है तो डिस्काउंट पे आता है, तो अगर ये स्टॉक घटता है तो उस वजह से घटेगा, उसके बाद आप उस डिप को बाय करिए। तो यानी आप उस अपॉर्चुनिटी का वेट करिए और फिर वहां से रीइनिशिएट कीजिए लॉन्ग्स को। ये भी हो सकता है। ओके, टाटा पावर को एक बार फिर से देखते हैं। कल 10% चलने के बाद भी आज ग्रीन मोमेंटम में आधा % की चाल है, लेकिन स्ट्रेंथ बनी हुई है। ट्रेडिंग बाउंस और कितना पॉसिबल है? जिन्होंने अभी इस हफ्ते में ही खरीदा होगा, एक बार जैसे समझते हैं टाटा पावर पर क्या कितनी स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स फंडामेंटली गुड स्टॉक, जो होल्ड करना चाह रहे हैं उनके लिए तो राय नहीं है, जो ट्रेडिंग के लिए आज से सोच रहे हैं क्या इस हफ्ते जो गेन्स मिले आज उसको थोड़े और मोमेंटम के बाद बुक कर लें? तो प्रियंका जी, थोड़े टाटा पावर पर मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो डीप बाय करने का अपॉर्चुनिटी होगा ये स्टॉक मार्केट में। बिकॉज टाटा पावर में देखे तो बहुत सारे रिटेलर्स भी काफी लॉन्ग थे, तो अभी इतना गेन करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आता हुआ दिखेगा। सो मुझे लग रहा है एज एक दो महीने में ये स्टॉक डेफिनेटली 360 380 के बीच में आ सकता है, बट अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो दिख सकता है। अराउंड 310 तक भी ये स्टॉक आ सकता है नेक्स्ट वीक तक। सो वहां पर कोई भी डीप मिले अराउंड 310 तक तो बाय करनी चाहिए डेफिनेटली। थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये स्टॉक वापस से चलेगा और मुझे लग रहा है वो अच्छे पावर और मोमेंटम के साथ चलेगा। तो 380 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को बाय करने का मेरा राय। ओके, टाटा पावर के ऊपर बातचीत। ये देखिए 22,000 ही गारंटी मोदी जी का चेहरा, 50 पॉइंट दूर रह गए हम 21,000 से। लिखिए आइए डाक्टर साहब जरा निफ्टी इंटरडे। हम देख रहे हैं कि निफ्टी इंटरडे में अच्छी मजबूती दिखा रहा है और ये हो रही है, ये तेजी, ये मजबूती जो आज दिख रही है बैंक निफ्टी में भी है, स्मॉल कैप मिड कैप में भी है। तो ओवरऑल बाजार का हाल पॉलिसी में जाते हुए मजबूत। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। आपको याद होगा एक स्टॉक है इंडियन रिन्यूएबल्स एनर्जी, एडा, जो हाल ही में लिस्ट हुआ है। संतोष, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि ये आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों देखते हैं। 8%, ये 70 रुपए का लेवल क्रॉस हो रहा है। पिछले हफ्ते जब ये लिस्ट हुआ तो ये 40-50%, 30-32 रुपए का भाव था, ये लिस्ट हुआ डबल पे। उसके बाद फॉलो बाइंग दिखी, 10% सर्किट लगा और ये 67 पर टॉप हो गया। आज ये 69 क्रॉस कर रहा है, 70 का भाव। क्या लेवल्स दिखाई दे सकते हैं इसमें संतोष? जी, इसके टेक्निकल्स तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। फंडामेंटली बात करें तो मैंने कहा कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी बुलिश हूं, तो ये उस थीम को फाइनेंस करती है। कुछ लोगों के कंसर्न्स थे इसके वैल्यूएशंस और मार्जिन को लेकर, ग्रोथ को लेकर, बट मुझे लगता है एटलीस्ट जब तक एक थीम चल रही है तो आने वाले 6 महीने साल भर इसमें तेजी बनी रहेगी और स्टॉक इजीली 3 डिजिट में जा सकता है। तो अभी बने रहना चाहिए। जिसको आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ उसको होल्ड रखना चाहिए। शायद इसमें 100 रुपीज प्लस के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी 100 रुपए की तैयारी इस एक साल के अंदर हो सकती है, तो नजर रखिए। जिनको मिला है माल वो छोड़े ना, पकड़ के बैठे रहे। सोहन ने जी आपको बताया था हमने पिछले हफ्ते, याद है आपको? एक बड़ा ब्लॉक हुआ था 350 करोड़ का। बड़े बड़े जगदीश मास्टर और भी बड़े बड़े दिग्गज इस स्टॉक के अंदर आए हैं उस ब्लॉक में। उसके बाद से थोड़ी सी एनर्जी आ गई है इसके अंदर। जय पटेल जरा चार्ट चेक करके बताएं सोहन एनर्जी का। तो स्वान एनर्जी और दूसरे भी एनर्जी स्टॉक्स में एनर्जी अभी काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है ब्रेकआउट जोन पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न डेली चार्ट पर हम दिखाई दे रहे हैं। सो डेफिनेटली इवन जेएसडब्ल्यू एनर्जी आज मेरा पिक भी था। स्वान एनर्जी भी काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। वीकली चार्ट पर भी यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया 47 कल के दिन में जो 460 के बाद आया, तो डेफिनेटली आज ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। और इंट्राडे के लिए हम देखें तो 475 तक आज की रैली वापस से जा सकती है। इंट्राडे हाई भी है और वापस से ये स्टॉक ये लेवल को टच कर सकते हो। अभी किसी को बाय करना है तो अभी मौका डेफिनेटली ये गिरावट में। सो यहाँ से 15 पॉइंट के मूव के लिए सोन एनर्जी को बाय करना चाहिए इंट्राडे के लिए। ठीक है। एक शेयर है बजाज फाइनेंस। हालांकि पॉलिसी के दिन थोड़ा मुश्किल होता है उसमें काम करना, बट ऐसा लग रहा है थोड़ा फटीक है, थोड़ा थक सा गया है वो शेयर। एक बार जरा चेक करवा लेते हैं। जय, आज अपने 200 दिनों के एवरेज को ब्रेक डाउन कर देगा क्या? शुरुआती डाटा उतना अच्छा नहीं बन रहा है इसके अंदर। ये जो है ना 7150 है इसका 200 दिनों का एवरेज, अभी 7350 है। तो हमको लग रहा है 200 पॉइंट 1-2 दिन में नीचे आ जाएगा। चांसेस कितने ब्राइट हैं कि नीचे आ जाएगा? जी यहाँ पर थोड़ा बिकॉज आज आरबीआई की मीटिंग और नॉन जो बैंकिंग
जो क्रेडिट कार्ड वो सबका आरबीआई का भी स्टांस है, तो उसका मैं स्टांस का वेट करूंगा आज सुनने का। ओवरऑल मुझे लग रहा है काफी अभी फेटिक चल रहा है बजाज फाइनेंस में, कंजेशन काफी है, अब ऊपर नहीं जा सकता, बट नीचे अराउंड 7310 के लेवल को आज ब्रेक करेगा तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि 7150 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो बजाज फाइनेंस को अभी के लिए अवॉइड करिए, 10:30 बजे के बाद थोड़ा क्लैरिटी होगा आरबीआई गवर्नर के कमेंट्स के बाद, सो वहां से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ये स्टॉक को देख सकते हैं। ठीक है, एक शेयर आपसे और पता कर लेते हैं, वो है कमिंस इंडिया। एक बार आप चेक करेंगे संतोष, कमिंस इंडिया ये शेयर ठीक लगा, थोड़ा पोजिशनली रखूंगा इस शेयर को मैं। यस जिन पे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इस शेयर को पोजिशनली रखूंगा, तो लग रहा है जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर हो रहा है कि पोजिशनली में आपको 22 रुपए तक की अपसाइड दिखा सकता है। यहाँ से अभी और 200-250 पॉइंट की अपसाइड नजर आ रही है, इसको रखिए। कैपिटल गुड्स स्पेस में एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा बन रहा है, अभी स्टॉक 1960 के आसपास चल रहा है, आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1925 का, और इजीली यहाँ से 200 से 250 पॉइंट की अपसाइड देखने को मिल सकती है। थोड़ा चला हुआ शेयर है इसलिए आपको पोजिशनली रखना है। शेयर अच्छा है, देखिए चले हुए शेयर के साथ में प्रॉब्लम ये होती है ना, आप उसको ले लेंगे तो फिर आपको लगेगा कि मैं तो बहुत महंगा ले रहा हूं, तो उसको आप धीरे धीरे करके लो और थोड़ा समय दो, ये अपने हिसाब से आपको फिर से पैसे बना के देगा जब सेकंड राउंड में जाएगा। ऑलरेडी फर्स्ट राउंड ही कंप्लीट कर चुका है। खैर 5 स्टार में ब्लॉक डील की खबर आप नीचे ब्रेकिंग के तौर पर देख पा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। commodity
देख रहे हैं स्पेशल कवरेज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की, जो बहुत ही मिनटों में शुरू होने वाली है। आरबीआई गवर्नर साहब की स्पीच भी होगी, बाजार पे, इकोनॉमी पे सारा व्यू हम लेंगे। हमारे सारे पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ आरबीआई की पॉलिसी को कवर करते हुए अंकुर मिश्रा, हमारे कॉलीग नीलेश भाई हमारे साथ हैं, दोषी जी हमारे साथ हैं, और शलभ भी है हमारे साथ, जो कि इंडस्ट्री की वॉइस है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की, और फंड मैनेजर्स, मनी मार्केट के फंड मैनेजर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि मनी मार्केट और ओवरऑल बाजार पे क्या इंपैक्ट होगा, कौन सी चीजों को आपको देखना चाहिए। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस और काम की बात हम निकाल के लाएंगे। लेकिन इस पॉलिसी में जाते हुए बाजार काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है। निफ्टी 21,000 के करीब है, 50 पॉइंट दूर। बैंक निफ्टी भी मजबूत है। एक बाजार का व्यू हम लेंगे नीलेश भाई के साथ, जो कोटक एमसी के एमडी एंड सीईओ है। जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है। लेकिन नीलेश भाई, शुरुआत में आपसे करूंगा, इस पॉलिसी में जाते वक्त बाजार कौन सी बातों का ध्यान रख रहा है? कितना कुछ हो गया पिछली पॉलिसी और इस पॉलिसी के बीच? क्रूड में एक बड़ी भीषण गिरावट आई, जीडीपी नंबर्स ने बाजार को काफी सरप्राइज किया, काफी मजबूत थे। तो बाजार की दृष्टिकोण से देखें अगर नीलेश भाई, तो कौन सी चीजों पर ध्यान रहेगा आपका? मेरे हिसाब से बाजार इस क्रेडिट पॉलिसी से स्टेटस को एक्सपेक्ट कर रहा है। आरबीआई ने काफी अच्छा काम किया है, इन्फ्लेशन उनके टारगेट रेंज में है, ग्रोथ मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, क्रूड के दाम में कटौती हुई है, एंड ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र स्टेबल लगता है, एनपीएस कम है, क्रेडिट ग्रोथ एंड डिपॉजिट ग्रोथ अभी भी डबल डिजिट में है, लिक्विडिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, रुपया भी स्टेबल है। तो मार्केट तो यही उम्मीद लगा के बैठेगा कि जिस तरह से आरबीआई ने बड़ी कुशलता से इकोनॉमी का संचालन किया है, वैसे ही आगे चलता रहे। एक स्टेटस को पॉलिसी एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट इस पॉलिसी में। ठीक है, बिल्कुल। कैनरा रोबेको के म्यूचुअल फंड के गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवनीश जैन। अवनीश जी, आप मनी मार्केट बहुत बारीकी से एनालाइज करते रहते हैं। मैं बॉन्ड यील्ड्स पे बात करना चाहूंगा। जब से क्रूड का प्राइस गिरा है, हमारी फिस्कल सिचुएशन मजबूत हुई है। यूएस में ऑलरेडी वहां का बॉन्ड मार्केट मानने लगा है कि शायद मिड नेक्स्ट ईयर से रेट कटना शुरू हो जाएंगे। इंडिया का बॉन्ड मार्केट या मनी मार्केट रेट कट की ट्रेजेक्टरी कब से शुरू होते हुए देख रहा है? नमस्कार। इंडियन मार्केट में रेट कट का ट्रेजेक्टरी हमारे हिसाब से अभी थोड़ा दूर है। इसका कारण यह है कि जो इन्फ्लेशन है, जबकि वो आरबीआई की टारगेट रेंज में है, बट गवर्नर ने लास्ट 2-3 पॉलिसी से ये बोला है कि उनको 4% इन्फ्लेशन की तरफ जाना है। तो उसके चलते अभी रेट कट हमें लगता नहीं है, और होगा तो आई थिंक अभी रेट कट का माहौल बनेगा अगर एक बार यूएस में एक रेट कट हो जाए, जो कि एक्सपेक्टेशन ये है कि मई जून में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है 24 के मई जून में रेट कट, फर्स्ट रेट कट होने की यूएस में। उसके बाद ही इंडिया में माहौल बनेगा रेट कट का, और तब तक इन्फ्लेशन भी शायद 4% के नजदीक आ जाएगा। तो वो दोनों फिर माहौल बनेगा कि रेट कट हो सके। इसके बीच में आई थिंक मनी मार्केट रेट में लिक्विडिटी थोड़ा टाइट ही रहेगा, जो कि 1-2 महीने से चल रहा है। आरबीआई चाहता है कि जब तक ग्रोथ नंबर अच्छे हैं तो वो थोड़ा लिक्विडिटी टाइट करके ग्रोथ को, इन्फ्लेशन को नीचे लाने का प्रयास करेंगे आगे 6 महीने में भी। दोषी, ये बताइए कि ग्रोथ की बात जो चल रही है, पिछली पॉलिसी और इस पॉलिसी में हमने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ का नंबर आया था वो बहुत सरप्राइजिंग देखा। इनफैक्ट इकोनॉमिस्ट वर्ग जो है वो शायद इतना बड़ा ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप ग्रोथ के मामले में गवर्नर साहब से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपको लगता है उनका ग्रोथ एस्टिमेट वो बढ़ाएंगे आज? देखिए, जोशी जी, अगर आप उनका फोरकास्ट देखें सेकेंड क्वार्टर का, वो 6.5% था और एक्चुअल जीडीपी 7.6% आया है, और उनका एनुअल एवरेज फोरकास्ट 6.5 का था।
तो क्लियरली अगर वो और कुछ नहीं चेंज करते हैं सेकंड हाफ के लिए, तब भी वो जीडीपी ग्रोथ 6.8 के आसपास आता है। तो मुझे लगता है कि जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन में वो बढ़ोतरी करेंगे। ऑल्दो सेकंड हाफ में इकोनॉमी में थोड़ा धीमापन तो अवश्य आएगा, पर जीडीपी एवरेज जीडीपी ग्रोथ उनको लगता है कि अपवर्ड रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में वो भी पॉजिटिवली सरप्राइज थे। ओके, ऑल राइट। हमारे साथ पैनल पर शलभ सेना भी हैं, स्पंदना स्फूर्ति के मैनेजमेंट, उनसे भी बात करते हैं। मॉर्निंग शलभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑफ कोर्स ऑफ लेट एक बड़ा डेवलपमेंट जो पूरे एनबीएफसीज के लिए, लेंडर्स के लिए, अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर जो आरबीआई के कमेंट्स थे, उनकी जो एक टाइटनिंग की बात थी, वो जरूर सुर्खियों में रही। अभी फिलहाल आज कौन से की हाइलाइट्स हैं जिसको आप वॉच आउट करना चाहेंगे आरबीआई गवर्नर से? गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। देयर आर टू पार्ट्स टू द क्वेश्चन। सबसे पहले तो एक अनसिक्योर्ड लेंडिंग और जो उसमें यूफोरिया या बॉयंसी बोलते हैं वो देखी गई थी, उस पे आई वुड नॉट रियली लिंक दैट विथ व्हाट इज गोइंग टू कम टुडे। जनरल वो एक गाइडेंस थी, एक नज था रेगुलेटर का कि थोड़ा सा वी नीड टू, आई मीन द इंडस्ट्री, द अनसिक्योर्ड इंडस्ट्री नीड्स टू रेन इटसेल्फ। जहां तक माइक्रो फाइनेंस का सवाल है, मेरा मानना है कि एक स्टेडी ग्रोथ रहा है। ओवर द लास्ट 4-5 क्वार्टर्स हमने थोड़ा सा डिमांड को स्टेबलाइज होते हुए देखा है, यानी कि जो इमीडिएटली कोविड के बाद जो यूफोरिया था, जो अपटिक आया था, जो सडनली फॉर द पेंट अप डिमांड, वो ओवर द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया है, विच इज गुड फॉर द इंडस्ट्री। एज फार एज द रेट्स आर कंसर्न्ड, आई वुड एक्सपेक्ट कि ये थोड़ा सा जो स्टेटस को ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि रेगुलेटर ने बहुत अच्छी तरीके से नेविगेट किया है ये जो भी ग्लोबल इकोनॉमी का सीन है, और इवन फॉर दैट मैटर इंडिया में। तो स्टेटस को इज व्हाट एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग। मेरा भी ये मानना है कि स्टेटस को ही रहेगा या रहना चाहिए। ठीक है, स्टेटस को की एक्सपेक्टेशन 100%, यानी बहुत बड़ी रेशो होती है, लेकिन बड़ी चीज है कि कमेंट्स कहां आरबीआई गवर्नर के देखने को मिलते हैं। नीलेश भी हमारे साथ। नीलेश, मॉर्निंग। ऑफ कोर्स आपने भी जो ओपनिंग कमेंट्स दिए कि बाजार एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में है, इकोनॉमी एक बहुत फर्म फुटिंग में है, लेकिन एट द सेम टाइम जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो अभी भी इंतजार में है। इंटरेस्ट, हालांकि ये बात है इंटरेस्ट रेट पीक आउट सिनेरियो, ग्लोबली सेंट्रल बैंकर्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन अब बाजार वॉच इस डायरेक्शन में क्या अगला स्टेप करना चाहता है? मेरे हिसाब से इस वक्त बाजार में लार्ज कैप्स अभी भी अपने हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन के आसपास है। अर्निंग्स मोमेंटम अच्छी है। सितंबर 23 क्वार्टर के जो नतीजे आए उसमें निफ्टी की अर्निंग पर शेयर डाउनग्रेड नहीं हुई एंड ज्यादातर रिजल्ट लोगों की धारणा के अनुसार आए। बट इसी मार्केट का एक और हिस्सा है माइक्रो कैप्स, मिनी कैप्स और कुछ स्मॉल कैप्स, जहां पे वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से ऊपर लगते हैं, जहां पे वैल्यूएशन महंगे भी लगते हैं। और मुझे लगता है कि अगर उस सेगमेंट में कंसोलिडेशन हो जाए या थोड़ा करेक्शन आ जाए तो वो ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा होगा। लोगों का विश्वास ग्रोथ के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर काफी है। हर किसी को लगता है कि मार्केट में पैसा लगाएंगे पैसा बनेगा। जब ये एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो जाती है तो जनरली मतलब लगता है कि मार्केट का टॉप आ गया। इस बार लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत अच्छी दिखती है, बट कुछ पॉकेट्स है मार्केट में जहां पे सावधानी रखे तो वो निवेशक के लिए अच्छा होगा। ठीक है जोशी जी, अब इस बार मार्केट में ये चर्चा चल रही है कि शायद जीडीपी के अनुमानों को भी थोड़ा सा रिवाइज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किया भी जाता है, सर कितना फर्क पड़ता है इस सब चीजों से? क्योंकि अगर रिवीजन होगा वो परसेंटेज में 1.5-2% से नहीं होगा, वो वैसे ही होगा कि 0.2% या 0.3%। कितना फर्क पड़ेगा सर? देखिए, ये जो ग्लोबल हालात चल रहे हैं अनसर्टेनिटी के, इसमें इवन थोड़ा सा भी अपवर्ड रिवीजन एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल देता है। तो आई थिंक फ्रॉम अ सेंटिमेंट पर्सपेक्टिव उसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ग्रोथ मोमेंटम है वो जितनी आपकी जितना अंदाजा था उससे ज्यादा तेज निकल के आया। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल सिस्टम के लिए, ऑल्दो मटेरियली 20-30 बेसिस पॉइंट जीडीपी ग्रोथ अपवर्ड रिवीजन से कोई ज्यादा इकोनॉमी में फर्क नहीं पड़ेगा, पर आई थिंक सिग्नल ये है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं।
ठीक है, एक और चीज, इन्फ्लेशन को लेकर अभी जो शायद रुख है और उसमें क्या स्टांस रह सकता है, एक बार ये समझ लेते हैं। जैन साहब, ये आपसे होगा सवाल, इन्फ्लेशन को लेकर कोई कंसर्न तो नहीं है ना बहुत ज्यादा? अभी आपने एक व्यू पॉइंट तो रखा है ओवरऑल पॉलिसी के रिगार्डिंग, बट मैं थोड़ा अगले 6, 8, 10 महीने का व्यू पॉइंट लेना चाहता हूं, ये चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी। इन्फ्लेशन अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। इन्फ्लेशन अगर देखें तो ज्यादातर खाद्य पदार्थ या फूड आर्टिकल से ज्यादा आ रहा है। कोर इन्फ्लेशन काफी मॉडरेशन में है। गवर्नर ने भी लास्ट पॉलिसी में ये जिक्र किया था कि कोर इन्फ्लेशन जनवरी से देखा जाए तो काफी नीचे आ गया है। तो आरबीआई दोनों इन्फ्लेशन को देखेगा, क्योंकि कभी कभी फूड इन्फ्लेशन सेकेंड राउंड इम्पैक्ट हो सकता है कोर में। इसलिए आरबीआई ने अभी तक पॉलिसी टाइट रखी हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट है थोड़ी सी, और अभी तक स्टांस भी चेंज नहीं किया है। आरबीआई के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 में इन्फ्लेशन 4.3% का उनका अनुमान है, जो कि 4 के आसपास है, और उसके आगे चलते आई थिंक 4.5-5 के बीच में ही रहेगा। ग्रोथ स्ट्रांग है तो इमीडिएटली इन्फ्लेशन बहुत जोर से नीचे आएगा ये लगता नहीं है। तो हमारा अनुमान है कि इन्फ्लेशन प्रॉब्ली 5% के मिड के आसपास रहेगा ओवर 6 to 8 months, इवन आफ्टर इस इलेक्शन के बाद भी। तो ऐसा गिरता हुआ 4 के आसपास जाना थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि आपका ग्रोथ नंबर्स काफी स्ट्रांग है तो उसका भी इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन पे। तो अगर ग्रोथ में थोड़ी मॉडरेशन आती है और सॉफ्ट लैंडिंग साइड ऑफ टाइप ऑफ सिनारियो बनता है तो इन्फ्लेशन 4 और 5 के बीच में रहना चाहिए हमारे हिसाब से। देखिए, अगर जीएसटी के आंकड़ों की बात करें तो करीब 1.6 लाख करोड़ का जो एक रन रेट सा बन गया है, 5-6 महीनों से हम उसके ऊपर जीएसटी के आंकड़े देख रहे हैं कलेक्शंस का। लेकिन एक पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है जो रूरल इकोनॉमी है, जिसके बारे में गवर्नर साहब भी कई बार बात कर चुके हैं, उतनी तेजी से ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है। वही हमने मार्केट में भी देखा, रूरल टाइप के स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म किए हैं ओवरऑल। आपको कुछ अर्ली साइंस दिख रहे हैं कि ये साइड ऑफ द मार्केट रिबाउंड कर जाए, रूरल इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स? नीलेश? अगर हम ये फेस्टिवल सीजन को देखें तो इस बार उम्मीद आ रही है कि कंजम्पशन एट द बॉटम ऑफ पिरामिड भी अच्छा बनेगा। इस फेस्टिवल सीजन में जो ट्रेंड अभी नजर आ रहे हैं, उम्मीद है कि अर्बन एंड रूरल दोनों कंजम्पशन बॉटम आउट होके इंप्रूव होगा। मॉनसून की जो इम्पैक्ट कुछ स्टेट में है, वहां पे कंजम्पशन शायद अभी भी वीक रहेगा, बट ओवरऑल कंजम्पशन बॉटम आउट होके इंप्रूव होता है वैसा लग रहा है। एक और फैक्टर जिसे हमें ध्यान रखना होगा कि नॉर्मली पिछले सालों में आईटी सेक्टर ने पॉजिटिव रिक्रूटमेंट की है, दैट मीन्स उन्होंने नए लोगों को। इस साल अब तक के जो नंबर्स आए हैं, आईटी सेक्टर ने नेगेटिव रिक्रूटमेंट की है, दैट मीन्स उन्होंने कुछ लोगों को नौकरी से निकाला है और नई नौकरी नहीं खड़ी की है। सो आईटी क्षेत्र एक बड़ा रिक्रूटमेंट करता था, इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता था। अगर वहां पे नई नौकरी नहीं खड़ी हो रही है तो उससे कंजम्पशन के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जितनी तेजी से इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ट्रेड बढ़ रहा है, उतनी तेजी से कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। बट होपफुली इस फेस्टिवल सीजन में कंजम्पशन की बॉटम बन गई होगी और रूरल कंजम्पशन भी बेरिंग फ्यू स्टेट्स रिकवर हो गया होगा। ओके, बिल्कुल। एक बार ये वॉच भी करना होगा, मिस्टर जोशी से भी समझते हैं कि क्योंकि अब तक जो एस्टिमेशन क्रूड बास्केट का आरबीआई गवर्नर $85 से $95 के बीच रखते आए हैं, और अब आप देखें तो वहां से लगभग 20 रुपए से 75 के भी नीचे क्रूड स्लिप हुआ है। तो वहां पर कुछ ट्वीक्स या फिर उसका कितना बड़ा फायदा है इंडियन मार्केट्स को, इमर्जिंग इंडियन इकोनॉमी को मिल सकता है, इन कमेंट्स पर भी नजर होगी? नहीं, बिल्कुल। अगर ऑयल का प्राइस 80 से नीचे रहता है तो वो इंडिया के लिए एक तरह से बोनस है, क्योंकि हम 85% जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका महंगाई की दर पे असर पड़ता है, उसका
करंट अकाउंट डेफिसिट पे असर पड़ता है, उसका फिस्कल डेफिसिट पे असर पड़ता है और उसका बॉन्ड यील्ड्स पे भी असर पड़ता है। तो ये इन चारों चीजें जो मैंने की उनके लिए ये पॉजिटिव है कि ऑयल प्राइसेस नीचे रह रहे हैं। देखिए, दो तरह की चीजें हो रही हैं ग्लोबली, एक तो ग्रोथ नीचे आ रही है, डिमांड नीचे जा रही है, उसके साथ साथ जो ओपेक कंट्रीज हैं वो सप्लाई कट्स भी कर रहे हैं। तो इन दोनों में आपस में जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसका नेट नतीजा इस समय ये है कि ऑयल के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और यूएस ने भी अपनी प्रोडक्शन काफी बढ़ाई है और काफी एक्सपोर्ट किया। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है, क्योंकि आगे चलते हुए खासकर यूरोप और यूएस में काफी मंदी देखी जाएगी कंपैरेटिव टू 23, तो ये ऑयल की डिमांड नीचे आएगी और चाइना में भी ग्रोथ स्लोडाउन की अगले साल के लिए बात चल रही है। तो ये जो स्लोडाउन है, ये इसका ओवरवेलमिंग इफेक्ट रहेगा ऑयल पे, पर जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई सारे वीक पॉइंट्स मिडिल ईस्ट से पर्टिकुलरली वो सब हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा। पर फिलहाल ऑयल, हमारा मानना यह है कि 80 और 85 की रेंज में 2024 में रहेगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर हम देखें हमारा ग्रोथ, एक जीडीपी प्रिंट तो भयंकर तरीके से आउट परफॉर्म किया। मुझे याद नहीं आ रहा है पिछली बार कब इतना बड़ा वेरायंस देखा। 1% का करीब वेरायंस था जो स्ट्रीट मान के चल रही थी, इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे थे, जो एक्चुअल डिलीवरी आई। इससे आपको आगे के 2-3 क्वार्टर्स का क्या व्यू बनता है, स्पेशली इस लाइट में नीलेश भाई, कि गवर्नमेंट जो है रन अप टू द इलेक्शन में अक्सर अपना कैपेक्स, अपने हिस्से का कैपेक्स काफी बढ़ा देती है। ये एक ट्रेंड रहा है। नीलेश आपके लिए था वो। ओके, सो अजय भाई, इस बार सरकार ने कैपेक्स काफी फ्रंट लोड कर दिया है। पहली बार 10 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स होगा एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसमें काफी फ्रंट लोडिंग हुआ है टू सपोर्ट द इकोनॉमी। एंड पिछले 8-9 सालों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग काफी हुई है, उसकी बेनिफिट भी इकोनॉमी को मिलने लगेगी। सो मेरे हिसाब से सेकंड हाफ में शायद प्रीवियस इलेक्शन साइकिल की तरह कैपेक्स में उतना बूस्ट नहीं देखने को मिले, बिकॉज हमने ऑलरेडी उसे फ्रंट लोड कर दिया था। हाँ, एक अर्जेंसी जरूर दिखने को मिल सकती है कि जितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट। We are now into the 8th year of our monetary policy making under the new inflation targeting framework. If you remember, this was started in October of 2016. So 7 years are complete. We are into the 8th year. And on a personal note, if I can seek your indulgence, this would be my 32nd monetary policy, including the off-cycle meeting last year and a special meeting. And at the outset, let me also wish each one of you a very happy new year in advance. And this is how the statement reads. As 2023 comes to an end and a new year begins, the long-awaited normality still eludes global economy. The years 2020 to 2023 will perhaps go down in history as the period of great volatility, comprising a host of black swan events in quick succession. The global economy is showing signs of slowdown, though unevenly across geographies and sectors. The emerging market economies, that is EMEs, as a group have remained resilient during the current bout of volatility, unlike previous episodes. While headline inflation has receded from the highs of last year, it remains above target in many countries. Core inflation continues to be sticky, impeding the last mile of disinflation. Major central banks have kept rates on hold while refraining from forward guidance in view of the prevailing uncertainties. Financial markets remain volatile in their quest for definitive signals about the future path of interest rates. Against this unsettled global environment, the Indian economy presents a picture of resilience and momentum. The real gross domestic product, that is GDP growth for
Q2 of the current financial year has exceeded all forecasts. The fundamentals of the Indian economy remain strong, with banks and corporates showing healthier balance sheets, fiscal consolidation on course, external balance remaining eminently manageable, the forex reserves providing cushion against external shocks. These factors, combined with consumer and business optimism, create congenial conditions for sustained growth of the Indian economy. Looking ahead, it is our endeavor to further build on these fundamentals, which are the best buffer against global supply shocks in today's uncertain world. Let me now turn to the decisions and the deliberations of the Monetary Policy Committee, which was held, as you know, on 6th, 7th and today 8th of December. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, of course, the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. Since the last policy, CPI headline inflation moderated to 4.9% in October from 7.4% in July. The moderation was observed in all components of CPI, namely food, fuel and core, that is CPI excluding food and fuel. There has been broad-based easing in core inflation, which is indicative of successful disinflation through monetary policy actions. The near-term outlook, however, is masked by risks to food inflation, which might lead to an inflation uptick in November and possibly in December. This needs to be watched for second-round effects, if any. Domestic economic activity is holding up well, as assessed in the previous MPC meetings and as reflected in the GDP growth for the second quarter of this year. Against this backdrop, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%, but remain highly alert and prepared to undertake appropriate policy actions as warranted. Monetary policy must continue to be actively disinflationary to ensure fuller transmission and anchoring of inflation expectations. The rate action so far is still working its way into the economy. Hence, the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that, as I have already stated, to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I would now like to provide an assessment of the growth and the inflation situation. First, let me focus on global growth in brief. The global economy continues to remain fragile. World trade is decelerating amidst global tide of protectionism. Despite significant restoration of global supply chains, factors like elevated debt levels, lingering geopolitical hostilities, and extreme weather conditions aggravate the risks to global growth and inflation outlook. Easing of inflation in advanced economies has led to expectations of an early end to the monetary policy tightening cycle, shoring up market sentiments. Sovereign bond yields are softening as markets are not factoring in any further rate hikes. Coming to domestic growth, economic activity in India exhibited buoyancy in the second quarter of this year, aided by strong domestic demand. GDP growth, as you would know, posted a robust growth of 7.6%
7.6% in the second quarter of this year, that is 2023-24, driven largely by investment and government consumption. Turning to the third quarter, two-thirds of Rabi sowing has been completed despite late harvest of Kharif crops in some states. Manufacturing sector gained strength with easing input cost pressures and pickup in demand conditions. 8 core industries recorded healthy growth in October and continued their high growth since June this year. The Purchasing Managers Index, that is the PMI for manufacturing, rose in November. The services sector buoyancy has remained intact as reflected in the high frequency indicators which the Reserve Bank monitors. GST collections at rupees 1.68 lakh crore in November 2023 were also buoyant. Services PMI displayed healthy expansion in November. In my statement, there is a lot of data available which I have put in the footnote, so those of you who are interested can have a look at the footnotes. The entire data in support of whatever I am saying is available in the footnotes. On the demand side, households' consumption is supported by durable urban demand and gradual turnaround in rural demand as reflected in sales of fast-moving consumer goods, that is FMCG, and other indicators. Festival-related demand is also spurring household discretionary consumption in the third quarter, that is in the current quarter. Investment activity continues to be aided by buoyancy in public sector capex. This is also reflected in strong growth in steel consumption, cement production, and imports of capital goods. Capacity utilization in the manufacturing sector continues to remain above the long period average. Investments in fixed assets by listed private sector manufacturing companies also registered healthy growth in the first half of 23-24. Primarily driven by key industries such as petroleum, steel, chemicals, and cement. The total flow of resources to the commercial sector from banks and other sources at rupees 17.6 lakh crore during the current financial year so far is significantly higher than that of last year, which was at rupees 14.5 lakh crore. Despite weaknesses in external demand, both goods and services exports returned to positive territory during the month of October, in October this year. Looking ahead, private consumption should gain support from gradual improvement in rural demand, strengthening of manufacturing activity, and continued buoyancy in services. The healthy twin balance sheets of banks and corporates, high capacity utilization, continuing business optimism, and government's thrust on infrastructure spending should propel private sector capex. The drag from external demand is also expected to moderate with a turnaround in merchandise and services exports. The protracted geopolitical turmoil, volatility in global financial markets, and growing geo-economic fragmentations, however, pose risks to the outlook. Now, taking all these factors into consideration, real GDP growth for the current year, that is 2023-24, is projected at 7%. I repeat, real GDP growth is projected at 7% for the current year, with the third quarter at 6.5% and the fourth quarter at 6%. Real GDP growth for next year, and we have provided the figures for the first three quarters of next year. So real GDP growth for the first quarter of 24-25 is projected at 6.7%, for Q2 at 6.5%, and Q3 at 6.4%. The risks are evenly balanced. I would now like to turn to inflation.
Food inflation, which was in double digits in July, has since then moderated to 6.2% in October with correction in vegetable prices. Fuel inflation slipped into deflation since September, primarily reflecting the sharp fall in LPG prices in end August. The disinflation in core gathered momentum during September-October and reached levels last seen in the fourth quarter of 2019-20 due to the combined effect of policy rate increases and reduction in cost push pressures across core goods and services. Going ahead, inflation outlook would be considerably influenced by uncertain food prices. High-frequency food price indicators point to an increase in prices of key vegetables, which may push CPI inflation higher in the near term. The ongoing Rabi sowing progress for key crops like wheat, spices and pulses needs to be closely monitored. Elevated global sugar prices is also a matter of concern. On the positive side, global commodity prices, particularly agricultural commodities, have softened except rice. For highly import-dependent food items like edible oils, international prices continue to remain soft. Domestic milk prices have stabilized. Proactive supply-side interventions by the government are also containing domestic food price pressures. Crude oil has softened considerably, though it may remain volatile. Taking into account these factors and on the assumption of normal monsoons, CPI inflation is projected at 5.4% for the current year, that is 2023-24, with the third quarter at 5.6% and the fourth quarter at 5.2%. CPI inflation, and here again we are giving for the first 3 quarters of next year, CPI inflation for the Q1 24-25 is projected at 5.2%, Q2 at 4%, and Q3 at 4.7%. The risks are evenly balanced. Now, what do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? Let me provide our assessment. We have made significant progress in bringing down inflation to below 5% in October 2023, despite occasional blips due to intermittent supply shocks. The summer of 2022 is behind us. Our policy of prioritizing inflation over growth, hiking the interest rates, that is policy rate, by 250 basis points in a calibrated manner, and draining out excess liquidity have worked well, alongside supply-side measures taken by the government to bring about this disinflation. The fact that core inflation has also trended lower and household inflation expectations have become better anchored gives us the confidence and conviction that monetary policy is doing its job. On the other hand, growth remains resilient and robust, surprising everyone on the upside. Notwithstanding this progress, the target of 4% CPI is yet to be reached, and we have to stay the course. Headline inflation continues to be volatile due to multiple supply-side shocks which have become more frequent and intense. The trajectory of food inflation needs to be closely monitored. Intermittent vegetable price shocks could once again push up the headline inflation in November and, as I said, possibly December. While monetary policy would look through such one-off shocks, monetary policy has to stay alert to the risk of such shocks becoming generalized and derailing the ongoing disinflation process. In the midst of these uncertainties, monetary policy has to remain actively disinflationary to ensure a durable alignment of headline inflation to the target rate of 4% while supporting growth.
I would now like to focus on the liquidity and financial market conditions. Like most other central banks, the Reserve Bank had injected additional liquidity into the system to counter the COVID-related onslaught on our economy. Consequently, the size of the Reserve Bank's balance sheet had expanded significantly. Persistence of such expanded balance sheet far too long could have created macroeconomic and financial instability. It is worth noting that the Reserve Bank has successfully reduced its balance sheet size well in time. Illustratively, the size of Reserve Bank's balance sheet swelled to 28.6% of GDP in 2020-21. With modulation in liquidity in the post-COVID period, the balance sheet size moderated to 23.3% of GDP in 2022-23 and further to 21.6% in the current financial year up to December 1. We consider this as a significant achievement. System liquidity as measured by net position under the Liquidity Adjustment Facility, that is LAF, turned into deficit mode for the first time in September this year, after a gap of nearly 4.5 years since May 2019. Deficit liquidity conditions persisted during October and November, prompting large recourse to marginal standing facility, that is MSF, by the banks. In parallel, utilization of standing deposit facility, that is SDF, has also been high. The overall tightening of liquidity conditions is attributed mainly to higher currency leakage during the festive season, government cash balances, and Reserve Bank's market operations. Driven by these autonomous factors, system liquidity tightened significantly compared to what was envisaged in the October policy statement. Consequently, the need to undertake auction of OMO sales has not arisen so far. The evolution of liquidity conditions has been in alignment with the monetary policy stance. More recently, however, as government spending has picked up and system liquidity has got more evenly balanced among market participants, pressures have eased and the net LAF position has evened out broadly. Going forward, government spending is likely to further ease liquidity conditions. On our part, the Reserve Bank will remain nimble in liquidity management. Now, different segments of the financial markets have witnessed monetary transmission of varying extent. Long-term G-Sec yields have softened, reflecting strong demand for these bonds from financial institutions and softening of global bond yields. In the credit market, monetary policy transmission is still working its way through the system and the supporting data is provided in the footnote. With regard to standing facilities of the Reserve Bank under the LAF, we have noticed, as I pointed out, we have noticed simultaneous high utilization of both MSF and SDF by the banks. This was also pointed out by me in the last monetary policy statement. We propose to address this situation and have therefore decided to allow reversal of liquidity facilities under both SDF and MSF even during weekends and holidays with effect from December 30, 2023. This is an important announcement so far as the banks and the liquidity situation is concerned. So let me just read it again. We have decided to allow reversal of liquidity facilities under both SDF and MSF even during weekends and holidays with effect from December 30 this year, that is December 30, 2023. It is expected that this measure will facilitate better fund management by the banks. This measure will be reviewed after 6 months or earlier if needed. The Indian rupee has exhibited low volatility compared to its EME peers in the calendar year 2023, despite elevated US Treasury yields and a stronger US dollar.
The relative stability of the Indian rupee reflects the improving macroeconomic fundamentals of the Indian economy and its resilience in the face of formidable global tsunamis. Recently, the Reserve Bank and the Bank of England have signed a memorandum of understanding on cooperation and exchange of information relating to the Clearing Corporation of India, which is a central counterparty that is regulated and supervised by the Reserve Bank. The MOU will enable the Bank of England to assess CCIL for recognition as a third country CCP, that is central counterparty, for UK-based banks to clear their transactions through CCIL. This MOU is based on the principles of mutual cooperation and trust among the regulators of both the countries, that is India and England. We hope the regulators of other jurisdictions also accept these principles. Financial stability, I would now like to just focus briefly on the aspect of financial stability. Financial stability, as we have stated before, is a public good. The Reserve Bank judiciously uses micro and macro-prudential tools to safeguard financial stability. The recent preemptive measures taken by the Reserve Bank in respect of banks and NBFCs were geared towards addressing potential risks and preserving the resilience of the financial sector. We do not wait for the house to catch fire and then act. Prudence at all times should be the guiding principle, should be the guiding philosophy, both for the regulators as well as the regulated entities. I now propose to turn to the external sector. In October this year, both merchandise exports and imports came back to the expansionary zone. Services exports remained buoyant during the second quarter of this year. India has remained the top remittance receiving country. The net balance under services and remittances is expected to partly offset India's current account deficit and keep it within the parameters of viability. On the financing side, foreign portfolio investment, that is FPI flows, have seen a significant turnaround during the current year, with net FPI inflows of $24.9 billion up to December 6, as against net outflows in the preceding 2 years. Net foreign direct investment, that is FDI, on the other hand, moderated to $10.4 billion in April-October this year from $20.8 billion a year ago. Net inflows under external commercial borrowings, that is ECBs, and non-resident deposit accounts are, however, much higher than last year. India's external vulnerability indicators exhibit higher resilience in comparison with EME peers, as well as since the taper tantrum period. India's foreign exchange reserves stood at $604 billion as on 1st December 2023. We remain confident of meeting our external financial requirements comfortably. I would now like to announce certain additional measures. First one relates to review of regulatory framework for hedging of foreign exchange risks. The regulatory framework for foreign exchange derivative transactions was last reviewed in 2020. Based on market developments and feedback received from market participants, the extant regulatory framework for forex derivative transactions has been refined and consolidated under a single master direction. This will further deepen the forex derivatives market by enhancing operational efficiency and ease of access for the users. The next announcement relates to framework for connected lending. The extant guidelines on connected lending are limited in scope. It has been decided to come out with a unified regulatory framework on
on connected lending for all regulated entities of the Reserve Bank. This will further strengthen the pricing and management of credit by the regulated entities. The next announcement relates to regulatory framework for web aggregation of loan products. The Reserve Bank had introduced the regulatory framework for digital lending in August-September 2022. The digital lending ecosystem also comprises of services that aggregate loan offers from various lenders, and this is called web aggregation of loan products. Now, this is meant for the guidance of the customers. It enables the customers to decide which loan product to opt for. Several concerns relating to such web aggregation of loan products which harm consumers' interest have come to our notice. It has therefore been decided to lay down a regulatory framework for web aggregation of loan products. This is expected to result in enhanced customer centricity and transparency in digital lending. Next announcement relates to setting up of a fintech repository. Financial entities like banks and NBFCs in India are increasingly partnering with fintechs. For better understanding of developments in the fintech ecosystem and to support this sector, it is proposed to set up a fintech repository. This repository will be operationalized by the Reserve Bank Innovation Hub in April 2024 or earlier. Fintechs would be encouraged to provide relevant information voluntarily to this repository. The next announcement, there are two announcements relating to UPI. The first announcement relating to UPI is for enhancing the UPI transaction limit for specified categories. The limit for various categories of UPI transactions have been reviewed from time to time. It is now proposed to enhance the UPI transaction limit for payment to hospitals and educational institutions from rupees 1 lakh to rupees 5 lakh per transaction. This will help the consumers to make UPI payments of higher amounts for education and healthcare facilities, for education and healthcare purposes. The second announcement relating to UPI relates to it relates to e-mandates for recurring online transactions. It's actually, it's a much broader announcement. It relates to e-mandates for recurring online transactions, and specifically it focuses on enhancement of limit for specified categories. E-mandates for making payments of recurring nature have become popular among customers. Under this framework, an additional factor authentication is currently required for recurring transactions exceeding rupees 15,000. It is now proposed to enhance this limit to 1 lakh rupees per transaction for recurring payments for mutual fund subscriptions, insurance premium subscriptions, and credit card repayments. This measure will further accelerate the usage of e-mandates. So, strictly speaking, this is not a part of UPI alone. It's a wider, it has got wider ramifications. And the last announcement that I have, it relates to establishment of a cloud facility for the financial sector in India. Banks and financial institutions are maintaining an ever-increasing volume of data. Many of them are utilizing the cloud facilities for this purpose. The Reserve Bank is working on establishing a cloud facility for the financial sector in India for this purpose. Such facility would enhance data security, integrity, and privacy. It would also facilitate better scalability and business continuity. The cloud facility is intended to be rolled out in a calibrated fashion over the medium term. I would now like to conclude.
In a global economy clouded by uncertainties, monetary policy actions and communication can be a stabilizing force by anchoring the expectations of economic agents. Clarity and consistency in action and communication is a time-tested principle for effective monetary policy. Policymakers have to be mindful of the risk of being carried away by a few months of good data, or by the fact that CPI inflation has come within the target range. They have to be also mindful of the risk of over-tightening, especially when large structural changes, geopolitical and geoeconomic shifts are taking place. On top of this, they have to be watchful of the risks from new shocks that could hit the economy from anywhere, anytime. We have now reached a stage when every action has to be thought through even more carefully to ensure overall macroeconomic and financial stability, more so because the conditions ahead could be fickle. We have to remain vigilant and ready to act as per the evolving outlook. India is better placed to withstand the uncertainties compared to many other countries, as the Indian economy trades the path, let me repeat, as the Indian economy trades the path to a brighter future. I recall the wise words of Mahatma Gandhi, and I quote, "Progress is absolutely assured whenever there is an unalterable determination." Thank you. Namaskar. बहुत ही शानदार पॉलिसी स्पीच गवर्नर साहब से आती हुई, मुझे कोई संदेह नहीं है कि जब गवर्नर साहब बोल रहे हैं कि गोल्डीलॉक्स जैसा एनवायरनमेंट हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट में आउट परफॉर्म कर रही है, सरप्राइज कर रही है, एक बहुत वैरायटी ऑफ फैक्टर्स उन्होंने दिए। जो एक खास बात निकल के आई कि उन्होंने इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी, जो रास्ता है यहां से डायरेक्शन दिया है, और Q3 अगले साल तक 4.2 % की तरफ जाती हुई नजर आई। इसीलिए उन्होंने सेकंड लास्ट जो सेंटेंस बोला कि एक टारगेटेड रेंज के भीतर आता हुआ इन्फ्लेशन नजर आ रहा है। यही सबसे बड़ा मॉन्स्टर था जो हमारी इकोनॉमी में और दुनिया भर में एक तरह से कोहराम मचा रखा था। हमारे साथ हमारे पूरे पैनल, सारे पैनल के पैनलिस्ट एक साथ आ चुके हैं। नीलेश भाई हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, शैलभ भी हमारे साथ, यादव साहब, सचिन नाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूग्रो से, और मनीष डांगी भी हमारे साथ हैं, मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट हैं। सचिन नाथ जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। पॉलिसी पे तो मैं आऊंगा। एक बहुत ही खास बात बोली गई है जो गवर्नर साहब ने थोड़ा एक्स्ट्रा समय देके दिया कि विल कनेक्ट यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कनेक्टेड लेंडिंग। आप तो खुद एक फिनटेक है, एंड उन्होंने ये भी बोला कि वेब एग्रीगेशन करेंगे लोन प्रोडक्ट्स का, एक फिनटेक रिपोजिटरी बनाएंगे। इस वाले एंगल पे मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, आपका व्यूज कितना सार्थक है ये आइडिया? तो इसके अलावा एक और चीज अजय जी उन्होंने बोली, जो क्लाउड फैसिलिटी के बारे में जी। सो ये तीनों बहुत, मेरे को लगता है, फार रीचिंग इफेक्ट है इसके। जो कनेक्टेड लेंडिंग है वो हमारी जैसी कंपनी को इम्पैक्ट नहीं करती है, हम लोग तो इंडिपेंडेंट हैं, बट ये जो लार्ज एंटिटी और बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी हैं, जहां मल्टीपल लेयरिंग होती है, और उस लेयरिंग से एक्चुअल एक्सपोजर जो हमको पता नहीं लगता बोरोवर पे, और उससे जो सिस्टमैटिक रिस्क क्रिएट होता है, तो इसका जब ये फ्रेमवर्क आएगा तो मेरे को लगता है जो हमारा लास्ट 5-7 साल में जो लेंडिंग सिस्टम क्लीनअप हुआ, इससे और ज्यादा क्लीनअप होगा और सिस्टमैटिक रिस्क कम होगा। दूसरा जो ये वेब एग्रीगेशन है, सो जैसा आप जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, ऐसा लगता है कि जो बैलेंस शीट प्लेयर है, बैंक्स, एनबीएफसी, उन्होंने सब कुछ ही आउटसोर्स कर दिया है। क्लाइंट का ओरिजिनेशन, उसका अंडरराइटिंग और सब कुछ ये प्योर प्ले ओरिजिनेशन प्लेटफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं कि एक्चुअल बोरोवर को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल लेंडर कौन है। जब ये अब एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आएगा तो जो हमारा कस्टमर का जो पेन है, सर्विसेज है और जो प्राइसिंग है, वो इंप्रूव करेगी। तो जो एक लार्ज नया इकोसिस्टम हिंदुस्तान में बना है, एक तरफ बैलेंस शीट प्लेयर और दूसरी तरफ सिर्फ एग्रीगेटर है, और ये बहुत दिनों से तो ये प्रयास चल रहा है कि उनको भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाएं। डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन से ये आ गया था, और अब ये जब एग्रीगेटर और बहुत बड़े बड़े एग्रीगेटर है, लिस्टेड मार्केट में भी कुछ एक बहुत बड़े से हैं, जब ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आएंगे तो ओवरऑल द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कस्टमर जो है इंप्रूव होगी। तीसरा, ये एक बहुत बड़ा, आप जैसे जानते हैं कि ये जो हमारे हिंदुस्तान का जो फाइनेंशियल डेटा है,
इस डेटा को हिंदुस्तान में ही रखा जाए, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज रहा है। बड़े बड़े जो पेमेंट सेटलमेंट कंपनीज हैं, मास्टर कार्ड, वीजा, एमएक्स, उनके साथ बहुत दिनों तक आरबीआई का ये एब्रेशन रहा है। और आज के दिन में कुछ सम ऑफ द लार्ज क्लाउड प्रोवाइडर्स, द अमेजॉन, द AWS, ऑलमोस्ट 90% ऑफ हिंदुस्तान का फाइनेंशियल डेटा वहां पे होस्टेड है। तो अगर हमारे देश में एक डोमेस्टिक रेगुलेटेड क्लाउड सिस्टम लाया जाएगा, तो एक तो रेगुलेटर को जो इंफॉर्मेशन है और ये जो डेटा की सिक्योरिटी है और इस कॉस्ट, बिकॉज हम बिल्कुल इसका जो कॉस्ट प्रोपोर्शन जो क्लाउड का है बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेट है, ये सारा बहुत बड़ा एक चेंज होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी के ये जो कुछ एक अनाउंसमेंट है, इनके फार रीचिंग इंपैक्ट है जो मुझको लगता है विगत आने वाले 12 महीनों में आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिसी मेकिंग जो हम अभी तक हमने देखी है, आज गवर्नर साहब खुद ही कह रहे थे कि मेरा 33rd पॉलिसी ये अनाउंसमेंट है ये, तो वो नियर टर्म भी है, मीडियम टर्म भी है और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी साथ में चल रही है। लेकिन अभी हम मीडियम टर्म और नियर टर्म की बात करेंगे डांगी साहब के साथ। डांगी जी बताइए, इन्फ्लेशन का जो मॉन्स्टर है वो काबू में आता हुआ नजर आ रहा है आपको आज की कमेंट्री में? कैसा, स्पेशली जिस लाइट में कि ग्लोबली ग्रोथ का बड़ा इश्यू है लेकिन इंडिया की ग्रोथ आउट परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल अजय, इन्फ्लेशन की फोकास्ट भी ब्रॉडली यही है कि 5.5 के बीच में शायद 6-12 महीनों में इन्फ्लेशन रेंज करेगी। अलग अलग क्वार्टर का अलग अलग नंबर्स हैं, बट जो इनपुट्स होते हैं इन्फ्लेशन के वो प्राइमरीली एक्सप्लेन कर सकते हो आप इंडिया इन्फ्लेशन को ग्लोबल कमोडिटीज के, क्रूड से और लोकल MSP और फिस्कल पॉलिसीज से। तो ये तीनों चारों चीजों में जो रिस्क है वो डाउनसाइड का डेवलप हुआ है पिछले कुछ महीनों में। खास करके क्रूड बहुत तेजी से नीचे आया है। जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट की विक्ट्री का पॉसिबिलिटी बढ़ गया है और उसकी वजह से ऑफ कोर्स जो फिस्कल लार्जेस्ट हो सकता था उसकी रिस्क कम हो गई है। तो उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि ये ठीक अनुमान है कि इन्फ्लेशन जो है वो एक 5-5.5 की रेंज में रहेगा। और हालांकि गवर्नर ने बोला है कि इसकी रिस्क जो है वो बैलेंस है। अगर कुछ बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल इंडिया में नहीं प्ले आउट होता तो शायद इन्फ्लेशन पे रिस्क जो है वो डाउनसाइड की है अपसाइड से ज्यादा। तो इसलिए ओवरऑल जो बहुत साल बाद में 2019 के बाद में पहली बार जो इन्फ्लेशन एक ठीक रेंज में भी है और उसके ऊपर एक डाउनसाइड रिस्क भी डेवलप होता नजर आ रहा है। हमारे साथ पैनल पर अब प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा भी हैं। एक बार ये भी व्यू ले लेते हैं कि गवर्नर साहब ने हालांकि बात बहुत सारी की कि ग्रोथ बहुत रेजिलिएंट है, डोमेस्टिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी खासी पिक हो रही है, PMI, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, सभी की बात की। लेकिन उन्होंने एक कंसर्न जरूर एग्रीकल्चर कमोडिटी के सॉफ्टन होने की बात की, शुगर प्राइसेस को, क्योंकि शुगर इंटरनेशनल प्राइसेस, वहां थोड़ा सा कंसर्न जरूर जताया। आपका क्या व्यू रहेगा सुनील कुमार जी? जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, कैन यू हियर मी? यस यस, वी कैन हियर यू, प्लीज बताएं। एम आई ऑडिबल? यस यस हेलो, यस सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं? जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, ऑब्वियसली जी, इन्फ्लेशन का जहां तक सवाल है, इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ी पहले के मुकाबले सॉफ्ट होती नजर आ रही है, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कुछ एक प्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो लगातार बने रहते हैं और खासकर वो खाद्य पदार्थ के संदर्भ में हैं। अब जैसे रिसेंटली अनियन प्राइसेस, उससे पहले टोमेटो प्राइसेस, तो ये जो चीजें लगातार सामने आ रही है जिसकी वजह से जो है, पर जो सबसे कंफर्टिंग फैक्टर है वो ये है कि इंटरनेशनल बाजार में तेल की कीमतें जो हैं वो काफी नीचे आ गई हैं और हमारा जो तेल का आयात है जिसपे कि हमारी इकोनॉमी निर्भर रहती है, तो उसमें जो है काफी मदद मिलने की संभावना है। तो आने वाले समय में जिस हिसाब से RBI ने अनुमान लगाया है कि इन्फ्लेशन की दरें जो है वो कम रहेगी, तो मैं उससे सहमत हूं। और अनलेस एंड अनटिल के कोई अनएक्सपेक्टेड सीजनल शॉक नहीं लगता है तो और खाद्य पदार्थों में कोई उछाल नहीं आता है, तो इन्फ्लेशन विल रिमेन अंडर कंट्रोल। एंड RBI का ये अनुमान मुझे सही लग रहा है। ऑल राइट, ठीक है।
बिल्कुल, इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी तो ओवरऑल उन्होंने नीचे ही गई है, इनफैक्ट 4.2 तक नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर की बात की है। लेकिन एट द सेम टाइम मनीष, बहुत सरप्राइजिंगली काफी सारी पॉलिसीज के बाद एटलीस्ट ग्लोबल हेडविंड्स का जिक्र नहीं था, क्योंकि हर बार पॉलिसी में ज्यादातर बात होती है कि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस वो एक बड़ी हेडविंड है, ऑफ कोर्स वो एक बड़ा रीजन भी रहता है, लेकिन इस बार जो एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है वो उसकी कोई बात नहीं की गई, और क्लियरली ये जो प्रायोरिटी ऑफ इन्फ्लेशन ओवर ग्रोथ और जो उनके सप्लाई साइड मेजर्स हैं उसकी भी बात उन्होंने की। बाजार इसको किस लाइट में लेगा, और यहां से अगर हमें इलेक्शन तक एक व्यू बनाना हो तो कितनी तेजी का व्यू बनता है? तो इन्फ्लेशन पे जो अच्छी बात है कि आरबीआई हमेशा थोड़ा सा एसिमेट्रिक खेलता है कि जब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की रिस्क होती है तो वो उसको एम्फेसाइज करता है, और अभी एक्चुअली एक रिस्क डेवलप हो रही है इंपोर्टेड डिफ्लेशन की। अगर कमोडिटीज और खास करके ऑयल अगर और नीचे जाता है या यहां भी रहता है, और जनरल डिमांड कंडीशंस पूरी दुनिया में और खास करके यूएस के अंदर वीक हो रहे हैं, तो एक आप इन्फ्लेशन को डिफ्लेशन को इंपोर्ट शायद करेंगे, और हिंदुस्तान के हिसाब से वो एक बहुत अच्छा एक लीवर होगा इन्फ्लेशन को 4 की तरफ ढकेलने का। तो उसकी बात नहीं की गई है। तो आई मीन जनरली आरबीआई जो है वो थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले करता है। तो मैं इस बात को फिर से एम्फसाइज करना चाहूंगा कि शायद रिस्क डाउनसाइड का है इन्फ्लेशन पे। ना बाजार की जो बात है उसमें बाजार में हिंदुस्तान में जो बाहर के मैक्रो से 3 बड़े रिस्क थे, क्रूड से, यूएस डॉलर से और यूएस ट्रेजरी से, और वो तीनों जो है अबेट हो गए हैं, तीनों नीचे आ गए हैं। यूएस ट्रेजरी काफी नीचे आ गया है, 70-80 बेसिस पॉइंट की रैली हो गई, और मेरे ख्याल से अगला साल दिवाली तक शायद 10 साल का ट्रेजरी यूएस ट्रेजरी जो है 3.5 के आसपास होगा। सेम क्रूड नीचे आ गया है काफी, बिकॉज डिमांड कंडीशंस वीक हो रहे हैं और सप्लाई भी ठीक ठाक है वहां पे। और यूएस डॉलर जो है मेरे को नहीं लग रहा है कि इतना स्ट्रांग रहेगा, और मोस्ट प्रॉब्ली जो पिछले 3-4 महीनों का जो प्ले आउट हुआ है, सिमिलरली अगले 5-7 महीनों तक अंटिल रिसेशन हिट हो यूएस में तब तक वीक रहेगा। तो सब इकट्ठा होकर के एक बहुत ही गोल्डी लॉक कंडीशन ग्लोबल मैक्रो की तरफ से डेवलप हो रहा है, जो शायद इंडिया के सभी फाइनेंशियल मार्केट्स में एक जनरल पेमेंट की तरह से काम करेगा। हमारे साथ एक और मेहमान भी है, संदीप यादव, उनका भी स्वागत है। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। आपने इस पॉलिसी से क्या रीड किया सर, आपका टेक अवेज क्या है? लार्जली पॉलिसी सरप्राइजिंग नहीं थी, जो एक्सपेक्टेड था उसी लाइंस में ही थी, एंड वो अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे पॉलिसी के अंदर ओएमओ अनाउंसमेंट कर दिया था, आरबीआई ने थोड़ा सा लिक्विडिटी के ऊपर थोड़ा सा कंसर्न दिया था, जो थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि डेटा इतना खराब नहीं था कि आरबीआई को कंसर्न लेना पड़े। वो आरबीआई ने इन सम वेज रिवर्स कर दिया है। मोर इंपॉर्टेंटली आरबीआई ने लास्ट टाइम ऑफ हैंडेड रिमार्क मारा था ओएमओ के लिए, इस बार उन्होंने थोड़ा सा डेटा पॉइंट भी दिए कि कैसे उन्होंने अपनी बैलेंस शीट इतनी जल्दी कम कर दी है। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि सडनली रैंडम डिसीजन के जगह इस बार थोड़ा सा थॉट प्रोसेस दिखा है, एंड अगर वो थॉट प्रोसेस देखे तो फिर हमें ज्यादा कंसर्न नहीं लगता कि आरबीआई के एक्शंस ज्यादा हॉकिश हो सकते हैं गोइंग अहेड। एंड जैसे मनीष ने बोला, इन्फ्लेशन वैसे ही नीचे आ रहा है। एंड आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आरबीआई ने इस बार बोला, जो प्रीवियस किसी पॉलिसी में नहीं बोला है, और वो उन्होंने बोला कि इंडिया के जो लॉन्ग बॉन्ड्स हैं उनके यील्ड्स नीचे रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत परचेजेस रहा है, और ये डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उस हिसाब से दिस वाज ऑलवेज स्टेयरिंग ऑन द फेस। हमें साफ दिख रहा था कि इंडियन बॉन्ड यील्ड्स ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पेंशन फंड्स, इंश्योरेंसेस की डिमांड बहुत ज्यादा है ईयर ऑन ईयर। आरबीआई ने इन अ वे वो बोलकर रीइंफोर्स करा है, और उस हिसाब से हमें कोई रिस्क नहीं लग रहा कि यील्ड्स ऊपर जाएंगे। एंड आरबीआई की पॉलिसी इज बीन क्वाइट कंस्ट्रक्टिव, अच्छी पॉलिसी है, और आई थिंक फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन डविश पॉलिसी होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, जहां पे हालांकि अभी भी विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का स्टांस रखा है आरबीआई ने, बट द वे आरबीआई ने पिछले पॉलिसी और इस पॉलिसी में चेंजेस लाए हैं, हमें वो मार्केट के लिए कंस्ट्रक्टिव ही लग रहा है। सुनील जी, जो लिक्विडिटी पे आरबीआई ने अपना स्टांस रखा है कि वो कदम उठा रहे हैं, इसको भी चेक करेंगे और काफी क्लियरली वॉच करेंगे, इस पे आपका टेक क्या है? इससे पहले हम पिछले पॉलिसी में देखते हैं। पिछले पॉलिसी में आरबीआई ने कहा कि लिक्विडिटी काफी ज्यादा आ जाएगी, और उन्हें उसका थोड़ा डर है, जो काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि दिवाली सीजन जो आज गवर्नर ने बोला, दिवाली में करेंसी इन सर्कुलेशन गया, लिक्विडिटी टाइट हुई, वो हम सब लोग को पता था होने वाला है। आज जहां पर हमें यस लिक्विडिटी टाइट है, शायद 1-2 महीने तक और टाइट हो,
बट गवर्नर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, उन्होंने बोला कि वन ऑफ द रीजंस लिक्विडिटी अभी टाइट है क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत कैश बैलेंस है। वो कैश बैलेंस रखने का गवर्नमेंट के पास इतना रीजन नहीं होगा जनवरी के महीने में, क्योंकि अभी बहुत सारे उनके बॉन्ड रिडेम्पशंस आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने पास कैश रखा था। जो अभी गवर्नमेंट अपने पास पैसा रख रहा है वो बैंक्स के पास 1-1.5 महीने में आने वाला है, तो लिक्विडिटी थोड़ा सा ईज होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर हर एक महीने अभी बॉन्ड के 15-20 हजार करोड़ का इन्फ्लुएंस आ रहा है, 10-15 हजार करोड़ का। अगर ये कंटिन्यू करता है और इंक्रीज करता है तो आरबीआई को डॉलर खरीद कर रुपी लिक्विडिटी देनी पड़ेगी। तो जनवरी के महीने में हमें काफी आशाएं हैं कि लिक्विडिटी काफी ईज हो जाएगी। ऑफ कोर्स उसका काउंटर बैलेंसिंग वो भी होगा कि आरबीआई माइट थिंक कि ओएमओ लाना पड़ेगा लिक्विडिटी निकालने के लिए। बट एज वी आर राइट नाउ प्रॉब्ली द वर्स्ट ऑफ लिक्विडिटी इज प्लेइंग आउट। शायद सबसे खराब टाइम अभी चल रहा है एंड एडवांस टैक्स में शायद थोड़ा और खराब होगा एक हफ्ते बाद, बट देन विल बी बेटर ऑफ। मेजर्स की तो उन्होंने बात की कि इफेक्टिव रही है वो स्ट्रैटेजीज भी। हमारे साथ आशुतोष खजूरिया भी हैं फेडरल बैंक से, उनसे भी बात करते हैं। आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका टेक क्या रहेगा, आपके लिए की इसमें क्या कमेंट्स थे पूरी कमेंट्री में? दो चीजें थी, एक तो जो उन्होंने जीडीपी की दर जो रिवाइज की वो थोड़ी सी अप्रत्याशित थी। मेरे ख्याल से मार्केट समझ रहा था कि 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स वो उसको बढ़ाएंगे, 6.5 से 6.70 या 6.80, 6.8 तक लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने 7% कहकर शायद बाजार को एक और ज्यादा, खासतौर से इक्विटी मार्केट को थोड़ा सा और ऑप्टिमिस्टिक बनाया है। तो ये निश्चित रूप से संभव है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोर इंडस्ट्रीज का डेटा जो है वो अवेलेबल है। 8 बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं जो लगभग 40% से ऊपर अपना वेटेज रखती हैं आईआईपी में, और थोड़ा सा रिस्क जो रहेगा उसमें वो एग्रीकल्चर साइड से रह सकता है क्योंकि अभी सिर्फ उनके खुद के शब्दों में 2/3 बुआई हुई है रबी की। तो अगर 1/3 अभी बाकी है या कम रहती है, जैसा कि पूर्वानुमान किए जा रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि रबी की जो बुआई है वो कम रहे, उससे थोड़ा जो रूरल सेक्टर है वहां पर डिमांड की थोड़ी कमी हो सकती है क्योंकि रबी की कटाई मार्च से शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं उसका प्रभाव, कितना प्रभाव इस वित्तीय वर्ष में रहता है और कितना उसका प्रभाव जो है आगे स्पिल ओवर यानी कि अगले वित्तीय वर्ष में जाता है FY25 में। बाकी आई थिंक इसके अलावा जो भी मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, तो उससे लगता है कि उनका जो 7% का जो अनुमान है वो सही साबित हो पूरी तरह से। दूसरा जो उन्होंने एक बैंकिंग सेक्टर के लिए जो बहुत अच्छा बड़ी अच्छी घोषणा की है कि 30 दिसंबर से हम छुट्टी वाले दिनों में भी अपनी जो भी बोरिंग है एसडीएफ और इससे एमएसएफ जो हमने बोरो किया है या एसडीएफ में हम कुछ अगर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हम छुट्टी वाले दिन कर सकते हैं। इससे जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है बैंक्स की, खासतौर से जो मनी मार्केट डेस्क है ट्रेजरी के, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है और हो सकता है इससे जो कॉल मनी मार्केट है उसकी स्टेबिलिटी और अच्छी हो। पहला टेस्ट हो जाएगा क्वार्टर एंड पे, क्योंकि क्वार्टर एंड में सबसे ज्यादा दबाव रहता है उस डेस्क पर। तो 30 और 31 दिसंबर को हम उसको होता हुआ देख पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है और क्योंकि सभी बैंकों में प्राय 24x7 जो ये आरटीजीएस एनईएफटी सब जो चालू हो गया है उससे थोड़ा सा दबाव तो आया ही था लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर, लेकिन ये एक अच्छा संकेत और अच्छा प्रबंधन है केंद्रीय बैंक द्वारा। तो ये दूसरा एक हिस्सा था। इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने अपने पूर्वानुमान पूर्ववत रखे हैं और इसकी वजह से ये उसका एक तरह से रीइटरेशन है। पुनः उन्होंने उसको कहा है कि सब लक्ष्य 4% का है मुद्रास्फीति का, न कि 5.4 पे संतुष्ट होने का। तो उससे लगता है कि वो इतनी आसानी से अपने स्टांस को बदल नहीं रहे हैं और वो दबाव बनाए रखेंगे इस बात का कि ये जो भी रिस्क हैं इन्फ्लेशन को ऊपर की तरफ फेंकने के, जो भी अपवर्ड मूवमेंट के जो रिस्क हैं उनको वो पूरी तरह से उन पे नजर रखें उन आंकड़ों के ऊपर और उनको नियंत्रित करें। तो अगर वो अगर नहीं हुए हैं इस अवधि में जब उन्होंने पूर्व में उद्घोषित किया था तो शायद
आने वाले समय में हम उसको पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते। हालांकि जो आखिरी वाक्य था उनका वो बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है, जहां उन्होंने कहा था कि हम इन्फ्लेशन को ढील भी नहीं दे सकते, मतलब जो भी हमने मेजर्स लिए उनको, जो भी उपाय हमने किए उनको पूरी तरह से ढील भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये रिस्क रहते हैं और वहां से पहले ही मतलब समय से पूर्व जो है वो ढील ना हो, और दूसरी ओर इतनी ज्यादा टाइटनेस भी नहीं हो जिसकी वजह से ग्रोथ को जो है वो अफेक्ट करे। तो इसका मतलब एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, डेलिकेट बैलेंस बना के रखने का उन्होंने कहा है। और आखिरी वाक्य में कहकर उन्होंने बताया कि आप इस बात से भी निश्चिंत रहे कि जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा टाइटनिंग भी नहीं करेंगे और न ही बहुत जल्दी लूज करने वाले अपनी पॉलिसीज को। राइट। सचिंद्र जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो रूरल इकोनॉमी में हमने नरमी देखी है, आज भी गवर्नर साहब ने उसका जिक्र किया कि माइल्ड इंप्रूवमेंट आ रहा है। आप तो ढेरों स्टेट्स में बहुत सारे एमएसएमईज के साथ काम करते हैं, आप क्या इंप्रूवमेंट देख रहे हैं और क्या आपका व्यू है इसका? हम जो ये देख रहे हैं, हमारे जो भी 8 स्टेट्स में हम काम करते हैं 150 प्लस लोकेशन पे, जो बिल्कुल बॉटम से थोड़ा ऊपर जो स्मॉल बिजनेस है, जिसको हम बोलते हैं 15 लाख से 15 करोड़ टर्नओवर के बीच के बिजनेसेस, वहां पे अभी भी काफी बॉयंसी है, ग्रोथ का बहुत बड़ा मोमेंटम है। क्रेडिट अभी भी बहुत चैलेंजिंग है और ये थोड़ा सा जो लिक्विडिटी एनबीएफसीज को टाइट होगी रिस्क वेट बढ़ने से, उससे हो सकता है थोड़ा क्रेडिट थोड़ा स्लो डाउन हो। दूसरा, ये जो नॉन कोलैटरल लोन है, मार्केट में काफी बड़ा कंफ्यूजन सा है कि ये जो आरबीआई ने बोला कि अनसिक्योर्ड लोन पे रिस्क वेट बढ़ाओ, लेकिन एमएसएमई अनसिक्योर्ड लोन कंज्यूमर लोन से अटैच नहीं कर सकता, तो ये थोड़ा नॉर्मलाइज होने में टाइम लग रहा है। बट मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट आने वाले पूरे नेक्स्ट 2 साल तक एटलीस्ट हमारी एमएसएमई इकोनॉमी बहुत ही एक्सेलरेटेड पेस पे ग्रो करेगी, एंड हमको वॉच करना चाहिए। और मेरा एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी अब ये थोड़ा ज्यादा पेस से बढ़ेगा। इन्फ्लेशन पे भी जो है वो, क्योंकि अब ये कंज्यूमर क्रेडिट और पर्सनल लोन पे काफी ज्यादा कंट्रोल किया है, वो भी एक रीजन था इन्फ्लेशन को बढ़ाने का, तो उसका भी थोड़ा बेनिफिट आएगा जब कंजम्पशन इकोनॉमी और पर्सनल लोन इकोनॉमी का क्रेडिट जो है वो थोड़ा स्लो डाउन होगा आरबीआई के नए मेजर्स से। डिस्क्रिशनरी और प्रोडक्टिव लोन में फर्क होना चाहिए, यही शायद आरबीआई करना भी चाहता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्पेशल कवरेज आरबीआई पॉलिसी की बहुत डिफरेंशिएटेड पॉलिसी थी, बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव, इन्फ्लेशन नेगेटिव और ग्रोथ के एस्टिमेट को बढ़ाया गया है। छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आज 21,000 का लेवल भी हिट हुआ पॉलिसी के दौरान, तो हमारे साथ विशाल मालकान इस ब्रेक के बाद जुड़ेंगे टेक्निकल्स चार्ट्स के बारे में बातचीत करने के लिए। कहीं मत जाइएगा।